नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आकार आईएएस के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हमें मनसबदारी व्यवस्था पढ़नी है और मनसबदारी व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में दोस्तों इस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग नोट्स भी पूछा जा सकता है। आज की इस क्लास में मेरा यह प्रयास होगा कि हम प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल करें और मुख्य परीक्षा हेतु इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ कर रहे हैं मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सबसे पहले जानकारी के स्रोत के अंतर्गत उन पुस्तकों के संबंध में हम तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे जिनके माध्यम से हमें मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मनसब शब्द का क्या अर्थ होता था या मनसबदार का क्या आशय होता था, इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम आगे यह देखेंगे कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई और किस मुगल बादशाह के द्वारा प्रारंभ की गई। दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था में हर एक मनसबदार को एक जात मनसब और दूसरा सवार मनसब प्रदान किया जाता था। जात मनसब या सवार मनसब क्या होते थे, इसे भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। फिर जात मनसब के आधार पर मनसबदारों की कितनी श्रेणियां होती थीं, इसे भी हम जानेंगे। सवार मनसब के आधार पर मनसबदारों की कितनी श्रेणियां होती थीं, वह सब भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मनसबदारों की नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते से संबंधित तथ्यों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मुगल काल में विभिन्न बादशाहों के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। वो कौन से महत्वपूर्ण सुधार थे, उन्हें भी हम समझेंगे। और सबसे अंत में मनसबदारी व्यवस्था से क्या लाभ थे या इस व्यवस्था से क्या हानियां हुई, उसे भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ कर रहे हैं मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में सबसे पहले मुख्य परीक्षा में आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल के प्रशासन एवं सैनिक संगठन का आधारभूत स्तंभ था। अर्थात मुगल कालीन प्रशासन और मुगल कालीन सैन्य संगठन मनसबदारी व्यवस्था पर ही आधारित था। क्लियर है दोस्तों? तो आप यह लिख सकते हैं कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था का प्रमुख आधार मनसबदारी व्यवस्था थी और मुगल कालीन प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर निर्भर करती थी। दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी हमें अबुल फजल की रचना आइन ए अकबरी और मुतमिद खां की रचना इकबाल नामा ए जहांगीरी से प्राप्त होती है। तो यदि आप विस्तार से मनसबदारी व्यवस्था को जानना चाहते हैं तो आपको अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक आइन ए अकबरी पढ़नी होगी और जहांगीर के शासनकाल में मुतमिद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक इकबाल नामा ए जहांगीरी पढ़नी पड़ेगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पहला स्रोत है आइन ए अकबरी, जिसकी रचना अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के द्वारा की गई थी, और दूसरी महत्वपूर्ण रचना है इकबाल नामा ए जहांगीरी, जिसकी रचना जहांगीर के शासनकाल में मुतमिद खां के द्वारा की गई थी। दोस्तों, प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मनसब या मनसबदार से आशय क्या था। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मनसब मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। यद्यपि कुछ पुस्तकों में आपको यह प्राप्त होगा कि मनसब फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन मेरा ऐसा निष्कर्ष है कि मनसब मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में मनसब का अर्थ होता है पद। कुल मिलाकर के मुगल काल में राज्य के द्वारा जिसे भी मनसब दिया जाता था उसे मनसबदार कहते थे। आप यह समझ सकते हैं
कि मुगल काल में जो व्यक्ति भी राज्य के अंतर्गत किसी पद को प्राप्त करता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था, क्योंकि अरबी भाषा के शब्द मनसब का अर्थ पद होता है और मनसबदार का अर्थ होता है पद को धारण करने वाला। तो सरल शब्दों में आप यह समझें कि मुगल काल में जितने भी अधिकारी होते थे वो समस्त अधिकारी मनसबदार कहलाते थे। फिर चाहे वो न्यायिक क्षेत्र से संबंधित अधिकारी हों, चाहे वो सैनिक क्षेत्र से संबंधित अधिकारी हों, चाहे वो प्रशासन से संबंधित अधिकारी हों, सभी पदाधिकारियों को मुगल काल में मनसबदार कहा जाता था। तो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि मनसब मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो मनसब मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है और मनसब शब्द का अर्थ होता है पद, जबकि मनसबदार शब्द का अर्थ होता है पदाधिकारी। अर्थात मुगल काल में ऐसा व्यक्ति जिसे बादशाह के द्वारा किसी पद पर नियुक्त किया जाता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहते थे। जिसे जितना बड़ा पद दिया जाता था वह बड़ा मनसबदार कहलाता था, जिसे छोटा पद दिया जाता था वह छोटा मनसबदार कहलाता था। क्लियर है दोस्तों? आगे हम समझते हैं कि मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया। तो ज्यादातर इतिहासकार इस मत से सहमत हैं कि मुगल काल में अकबर के द्वारा अपने शासन के 11वें वर्ष 1567 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1567 ईस्वी में की गई थी। अकबर ने यह व्यवस्था अपने शासन के किस वर्ष प्रारंभ की थी? 11वें वर्ष प्रारंभ की थी। क्लियर है दोस्तों? अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मंगोलों की दशमलव पद्धति क्या थी और किस तरह से अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति या प्रणाली पर आधारित थी, यह हम आज की ही क्लास में आगे समझेंगे। दोस्तों यद्यपि अकबर के द्वारा भारत में लागू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली अर्थात सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन अकबर ने भारत की परिस्थितियों के अनुरूप मंगोलों की व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करके भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। तो आपसे यदि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मनसबदारी व्यवस्था मूल रूप से किनकी व्यवस्था थी, तो आप कह सकते हैं कि मूल रूप से यह मंगोलों की व्यवस्था थी और मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। भारत में इस व्यवस्था को अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में लागू किया गया, लेकिन अकबर ने मंगोलों की दशमलव पद्धति के आधार पर एज इट इज मनसबदारी व्यवस्था को भारत में लागू नहीं किया, बल्कि भारत की परिस्थितियों के आधार पर इस व्यवस्था में जो सुधार आवश्यक थे उन सुधारों को करने के उपरांत एक बदले हुए स्वरूप में भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की। ठीक है दोस्तों, आगे हम यह देखते हैं कि मुगल काल में हर एक मनसबदार अर्थात पदाधिकारी को दो प्रकार के मनसब दिए जाते थे। पहला मनसब कहलाता था जात मनसब और दूसरा मनसब कहलाता था सवार मनसब। दोस्तों मनसबदार के नाम के साथ जात मनसब का उल्लेख हमेशा ऊपर किया जाता था और सवार मनसब का उल्लेख हमेशा नीचे किया जाता था। अर्थात यदि जयसिंह मुगल काल में मनसबदार थे अर्थात अकबर की राजकीय सेवा में शामिल थे और उनका मनसब 5000 बटा 5000 का था, तो जयसिंह का जात मनसब 5000 माना जाएगा और उनका सवार मनसब भी 5000 माना जाएगा। तो जात मनसब हमेशा ऊपर लिखा जाता था और सवार मनसब हमेशा नीचे लिखा जाता था। क्लियर है दोस्तों? जात मनसब से
यह निर्धारित होता था कि संबंधित मनसबदार का वेतन कितना है और संबंधित मनसबदार का डिजिग्नेशन क्या है, उसका अन्य मनसबदारों के बीच में पदानुक्रम क्या है। क्लियर है दोस्तों। तो जात मनसब से यह पता चलता था कि उस मनसबदार का वेतन कितना है और उस मनसबदार का अन्य मनसबदारों के बीच में क्या पदानुक्रम है, उसका क्या ओहदा अर्थात डिजिग्नेशन है। जबकि सवार मनसब से यह पता चलता था कि संबंधित मनसबदार को अपने पास कितनी संख्या में घुड़सवार सेना रखनी है। तो जात मनसब से किसी मनसबदार के वेतन का निर्धारण होता था, उसके डिजिग्नेशन का निर्धारण होता था, और सवार मनसब से किसी मनसबदार के द्वारा अपने पास रखी गई सेना अर्थात घुड़सवार सेना का निर्धारण होता था। दोस्तों, मुगल काल में हर एक अधिकारी को कुछ ना कुछ संख्या में अपने पास अश्वारोही सैनिक अर्थात घुड़सवार सैनिक रखने होते थे, क्योंकि मुगल काल में हर एक अधिकारी मनसबदार कहलाता था। केवल सद्र और काजी को छोड़ करके मुगल काल में जितने भी अधिकारी थे, फिर चाहे वह सैन्य क्षेत्र से संबंधित हो, राजस्व व्यवस्था से संबंधित हो, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हो, न्यायिक व्यवस्था से संबंधित हो, सभी व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों को अपने पास एक सैन्य टुकड़ी रखनी होती थी, और वो कितनी होगी उसका निर्धारण संबंधित मनसबदार को प्राप्त सवार मनसब के आधार पर किया जाता था। जिसका सवार मनसब ज्यादा होता था उसे ज्यादा अश्वारोही सैनिक रखने होते थे, जिसका सवार मनसब कम होता था उसे कम अश्वारोही सैनिक रखने होते थे। साथ ही साथ किसी मनसबदार का कितना वेतन होगा इसका निर्धारण जात मनसब के आधार पर होता था। जिस मनसबदार का जात मनसब ज्यादा होता था उसका वेतन भी ज्यादा होता था, और जिसका जात मनसब कम होता था उसका वेतन भी कम होता था। आप यहाँ यह समझें कि यदि जय सिंह 5000/5000 के मनसबदार हैं, तो इसका आशय यह नहीं है कि जय सिंह का वेतन 5000 है, या इसका आशय यह नहीं है कि जय सिंह अपने पास 5000 अश्वारोही सेना रखेंगे, घुड़सवार सेना रखेंगे। इसका आशय ऐसा कतई नहीं है। वास्तव में अकबर के समय पर यदि 5000 जात मनसब वाले व्यक्ति को 10,000 वेतन मिलता है, तो ऐसा मनसबदार जिसकी जात मनसब 5000 न होकर के 2500 है, उसे अकबर के शासनकाल में कितना वेतन मिलेगा? 5000 वेतन मिलेगा। तो जात मनसब का तात्पर्य यह नहीं होता था कि एग्जैक्टली इसी के बराबर वेतन मिलता था। इसका आशय केवल और केवल यह था कि जिसका जात मनसब ज्यादा उसका वेतन ज्यादा, जिसका जात मनसब कम उसका वेतन कम। क्लियर है दोस्तों। जैसे यदि अकबर के शासनकाल में किसी मनसबदार का यदि जात मनसब 1000 है और उसे 10,000 वेतन मिल रहा है, तो ऐसा मनसबदार जिसका जात मनसब 2000 होगा उसे 20,000 वेतन प्राप्त होगा, और जिसका जात मनसब 3000 होगा उसे 30,000 वेतन प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों। उसी प्रकार अकबर के शासनकाल में यदि किसी का सवार मनसब 5000 है और उसके लिए यह निश्चित किया गया है कि 5000 सवार मनसब वाला मनसबदार अपने पास 50,000 सेना रखेगा, तो 2500 सवार मनसब वाला मनसबदार को अपने पास केवल 25,000 सेना रखनी होगी, और जिसका सवार मनसब 10,000 होगा उसे अपने पास 1,00,000 सेना रखनी होगी। क्लियर है दोस्तों। तो जात मनसब से यह निर्धारित होता था कि किसी मनसबदार का वेतन क्या होगा और विभिन्न मनसबदारों के बीच में उसका क्या स्थान होगा, और सवार मनसब से यह निश्चित होता था कि संबंधित मनसबदार अपने पास कितनी घुड़सवार सेना रखेगा। एग्जैक्टली इतना ही कभी संभव नहीं था। क्लियर है दोस्तों।
और हर एक बादशाह के समय पर यह बदलता भी रहा। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझें कि यदि अकबर के समय यह नियम था कि 1000 जात मनसब वाले मनसबदार को 10,000 वेतन मिलेगा, तो निश्चित रूप से अकबर के शासनकाल में 2000 जात मनसब वाले व्यक्ति को 20,000 वेतन मिलता रहा होगा। लेकिन जहांगीर के समय पे हो सकता है नियम बदल गया हो, और जहांगीर के समय यह नियम बन गया हो कि जिस मनसबदार का जात मनसब 1000 होगा उसे 5000 वेतन मिलेगा। तो निश्चित रूप से जहांगीर के शासनकाल में जिस मनसबदार का जात मनसब 2000 होगा उसे 10,000 वेतन मिलता रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यही बात सवार मनसब के संबंध में लागू होती थी। तो कुल मिलाकर के हम यह देखते हैं कि जात मनसब से किसी मनसबदार के वेतन का और अन्य मनसबदारों के बीच में उसका क्या स्थान है इसका निर्धारण होता था, और सवार मनसब से किसी मनसबदार के पास कितनी घुड़सवार सेना होनी चाहिए इसका निर्धारण होता था। माना जाता है अकबर ने 1575 ईस्वी में अपने मनसबदारों को जात मनसब देना प्रारंभ किया, और 20 साल के उपरांत अकबर ने 1595 ईस्वी में अपने मनसबदारों को सवार मनसब भी देना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, अकबर ने मनसबदारों को जात मनसब देना कब प्रारंभ किया था? 1575 ईस्वी में। और सवार मनसब देना कब प्रारंभ किया था? 1595 ईस्वी में। जात मनसब हमेशा मनसबदार के नाम के साथ ऊपर लिखा जाता था, और सवार मनसब हमेशा मनसबदार के नाम के साथ जात मनसब के नीचे लिखा जाता था। जात मनसब से मनसबदार के वेतन का और विभिन्न मनसबदारों के बीच में उसका डिजिग्नेशन या स्थान अर्थात ओहदा क्या होगा उसका निर्धारण होता था, और सवार मनसब से यह निर्धारित होता था कि संबंधित मनसबदार के द्वारा कितनी सेना रखी जानी है। ठीक है दोस्तों, एक और बहुत इस महत्वपूर्ण बात थी कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार जात एवं सवार मनसब मुगल कालीन एक व्यक्ति शाहरुख मिर्जा को दिया गया था। तो प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल काल में ऐसा प्रथम मनसबदार कौन था जिसे जात एवं सवार दोनों प्रकार के मनसब दिए गए थे? दोस्तों, उसका नाम था शाहरुख मिर्जा, और शाहरुख मिर्जा अकबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण मनसबदार था। तो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर ने मनसबदारों को जात मनसब कब देना प्रारंभ किया था? 1575 में। सवार मनसब कब देना प्रारंभ किया था? 1595 में। जात मनसब से किसी मनसबदार के वेतन का और उसके डिजिग्नेशन का निर्धारण होता था, जबकि सवार मनसब से किसी मनसबदार के पास कितनी सेना रखी जानी है इसका निर्धारण होता था। अकबर के शासनकाल में ऐसा प्रथम व्यक्ति जिसे जात एवं सवार मनसब दोनों दिए गए थे उसका नाम था शाहरुख मिर्जा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जात मनसब के आधार पर मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थीं। दोस्तों, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में जात मनसब के आधार पर मनसबदारों की 66 श्रेणियों की चर्चा की है, लेकिन अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में जात मनसब के आधार पर केवल 33 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख किया है। तो अबुल फजल ने ऐसा कहा है कि अकबर के समय पे जात मनसब के आधार पर 66 प्रकार के मनसबदार होते थे, लेकिन उनके जात मनसब क्या क्या होते थे जब अबुल फजल अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में उल्लेख करता है तब वह केवल ऐसे 33 प्रकार के मनसबदारों का ही उल्लेख करता है। क्लियर है? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे अबुल फजल ने यह कहा कि प्रथम श्रेणी का मनसबदार वह कहलाएगा जिसका जात मनसब 10 होगा, फिर दूसरे श्रेणी का मनसबदार जिसका जात मनसब 20 होगा, तीसरे श्रेणी का जिसका जात मनसब 30 होगा, चौथे श्रेणी का जिसका जात मनसब 40 होगा, पांचवें श्रेणी का जिसका जात मनसब 50 होगा, फिर 60 होगा, फिर 80 होगा, फिर 100 होगा, फिर 120 होगा, फिर 150 होगा, फिर 200 होगा, फिर 250 होगा, फिर 300 होगा, फिर 350 होगा, फिर 400 होगा,
फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1250, उसके पश्चात 2000, 2500, 3000, 3500, 4500, 5000, 7000, 9000 और 10,000। तो इस तरह से अबुल फजल ने मनसबदारों की जात मनसब के आधार पर 33 श्रेणियों का उल्लेख अपनी पुस्तक आईन अकबरी में किया है। यद्यपि आईन अकबरी में अबुल फजल ने यह लिखा है कि जात मनसब के आधार पर मनसबदारों की 66 श्रेणियां होती थीं, लेकिन जब वह बताता है तो 66 श्रेणियों को नहीं बल्कि केवल 33 श्रेणियों का ही उल्लेख करता है। लेकिन मोटे तौर पर जात मनसब के आधार पर हम मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, ऐसे मनसबदार जिनका जात मनसब 10 से 500 हो, ऐसे लोगों को मनसबदार ही कहा जाता था। दूसरे श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनका जात मनसब 500 से लेकर के 2500 के बीच में होता था। ऐसे मनसबदारों को मनसबदार न कह करके अमीर कहा जाता था। और तीसरे श्रेणी में वे मनसबदार शामिल किए जाते थे जिनका जात मनसब 2500 से ज्यादा होता था, और ऐसे मनसबदारों को मुगल काल में अमीर ए आजम या अमीर उल उम्दा कहा जाता था। तो क्लियर है दोस्तों, यद्यपि जात मनसब की अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है, लेकिन हम मोटे तौर पर जात मनसब के आधार पर मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। 10 से 500 जात मनसब वाले मनसबदार, उन्हें मनसबदार ही कहा जाता था। 500 से 2500 जात मनसब वाले मनसबदार, उन्हें अमीर कहा जाता था। और 2500 से अधिक जात मनसब वाले मनसबदार, उन्हें अमीर ए आजम या अमीर उल उम्दा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे अबुल फजल ने ही अपनी पुस्तक आईन अकबरी में यह कहा है कि अकबर के शासनकाल में किसी मनसबदार को कम से कम 10 जात मनसब दिया जाता था। तो 10 जात मनसब मिनिमम जात मनसब था, और अकबर के शासनकाल में ज्यादा से ज्यादा 10,000 का जात मनसब किसी मनसबदार को दिया जाता था। तो अबुल फजल ने यह उल्लेख किया है अपनी पुस्तक आईन अकबरी में कि अकबर के शासनकाल में प्राय 10 से लेकर के 10,000 तक का जात मनसब किसी मनसबदार को प्रदान किया जाता था। अबुल फजल ने यह भी लिखा है कि 5,000 से ज्यादा का जात मनसब केवल और केवल शाही परिवार के लोगों को दिया जाता था, जैसे शहजादों को दिया जाता था। लेकिन मुगल काल में इसके 2 लोग अपवाद थे। अकबर ने 7,000 का जात मनसब मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका को दिया था। यद्यपि मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका का संबंध शाही परिवार से नहीं था। क्लियर है दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में मिनिमम कितने का जात मनसब मनसबदारों को मिलता था? 10 का जात मनसब। और अधिकतम कितने का जात मनसब मनसबदारों को दिया जा सकता था? 10,000 का जात मनसब। लेकिन अकबर के शासनकाल में 5,000 से बड़ा जात मनसब केवल और केवल शाही परिवार से जुड़े लोगों को ही दिया जा सकता था। जैसे अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 12,000 का जात मनसब दिया था, लेकिन अकबर ने मिर्जा मानसिंह साथ ही साथ मिर्जा अजीज कोका इन दोनों को 7,000 का जात मनसब दिया था, यद्यपि इन दोनों का संबंध शाही परिवार से नहीं था। दोस्तों, संपूर्ण मुगल काल में सबसे बड़ा जात मनसब शाहजहां के द्वारा अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को दिया था। क्लियर है? तो शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को 60,000 का जात मनसब दिया था, जो कि मुगल काल में किसी मनसबदार को प्राप्त सबसे बड़ा जात मनसब था। ठीक है दोस्तों, तो हमने यह देखा कि जात मनसब के आधार पर अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में मनसबदारों की 66 श्रेणियों की चर्चा की है, लेकिन उसने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में जात मनसब के आधार पर केवल 33 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख किया है।
मिनिमम 10 से लेकर के मैक्सिमम 10,000 तक। कितनी श्रेणियां? 33 श्रेणियां मैंने आपको बताई। आप चाहें तो गिन भी सकते हैं। 10 ऐसे मनसबदार जिनकी जात मनसब 10 हो, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1250, फिर 2000, 2500, 3000, 3500, 4500, 5000, 7000, 9000 और 10,000। तो कुल अबुल फजल ने 33 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख किया है जात मनसब के आधार पर। लेकिन हम मोटे तौर पर मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, ऐसे मनसबदार जिनका जात मनसब 10 से 500 के बीच में हो, उनको मनसबदार कहा जा सकता था। इनकी संख्या कुल कितनी होती थी? एक तो 10 वाले, फिर 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले, 50 वाले, 60 वाले, 80 वाले, 100 वाले, 120 वाले, 100 वाले, 150 वाले, 200 वाले, 250 वाले, 300 वाले, 350 वाले, 400 वाले, 450 वाले और 500 वाले। इतने होते थे। इतने के 10 से लेकर के 500 जात मनसब के बीच के मनसबदार, इतनी श्रेणियों के, अर्थात इतनी डिजिग्नेशन के। और जिनकी जात मनसब 10 से लेकर के 500 होती थी, ऐसे लोगों को मनसबदार कहा जाता था। मुगल काल में जिनका जात मनसब 500 से 2500 होता था, उन्हें अमीर कहा जाता था, और जिनका जात मनसब 2500 से अधिक होता था, उन्हें अमीर ए आजम या अमीर उल उम्दा कहते थे। अकबर के शासनकाल में मिनिमम 10 का जात मनसब और अधिकतम 10,000 का जात मनसब दिया जा सकता था। जनरली अकबर के शासनकाल में 5,000 से ऊपर का जात मनसब शाही परिवार के लोगों को ही दिया जाता था। लेकिन केवल 2 लोग इसके अपवाद थे, एक मान सिंह और दूसरा मिर्जा अजीज कोका, जिनको 5,000 से भी बड़ा 7,000 का जात मनसब अकबर ने दिया था। संपूर्ण मुगल काल में सबसे बड़ा जात मनसब शाहजहां के द्वारा अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को 60,000 का जात मनसब दिया गया था। दोस्तों, सवार मनसब के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थीं। तो जात मनसब के आधार पर भी मोटे तौर पर हम मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, और सवार मनसब के आधार पर भी हम मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम श्रेणी के ऐसे मनसबदार जिनका सवार मनसब जात मनसब के बराबर होता था। आप समझिए, जिनका सवार मनसब जात मनसब के बराबर होता था। तो मैंने आपको बताया कि जात मनसब हमेशा ऊपर लिखा जाता था। यदि किसी का जात मनसब 5,000 है और उसका सवार मनसब भी जात मनसब के बराबर अर्थात 5,000 है, तो वह सबसे अच्छा मनसबदार माना जाता था, अर्थात उसका डिजिग्नेशन सबसे बड़ा माना जाता था। उसे प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहते थे। दूसरा, ऐसा मनसबदार जिसका सवार मनसब जात मनसब के आधे के बराबर या आधे से ज्यादा है, लेकिन जात मनसब से कम है। समझ रहे हैं? ऐसा मनसबदार जिसका सवार मनसब या तो 2500 है या 2500 से ज्यादा है, लेकिन 5,000 से कम है। 2500 से ज्यादा यानी या तो उसका सवार मनसब 2500 हो सकता है, या 3,000 या 3,500 या 4,500, लेकिन 5,000 नहीं, केवल 4,500 तक। क्लियर है दोस्तों? तो हम यह देखते हैं कि प्रथम श्रेणी का ऐसा मनसबदार जिसका सवार मनसब जात मनसब के बराबर हो, दूसरे श्रेणी के ऐसे मनसबदार जिसका सवार मनसब जात मनसब का आधा या आधे से अधिक किंतु जात मनसब से कम हो, और तीसरे श्रेणी के ऐसे मनसबदार होते थे जिनका सवार मनसब जात मनसब के आधे से कम होता था। क्लियर है दोस्तों? मान लीजिए अकबर के सामने 3 मनसबदार उपस्थित हुए, तो वो किस सीक्वेंस में खड़े होंगे? सबसे पहले वह मनसबदार खड़ा होगा जिसका जात मनसब 5,000 है और जिसका सवार मनसब भी 5,000 है, और उसके पीछे वह व्यक्ति खड़ा होगा जिसका सवार मनसब जात मनसब के आधे के बराबर या आधे से अधिक है लेकिन जात मनसब से कम है, और पीछे सबसे वह मनसबदार खड़ा होगा जिसका सवार मनसब जात मनसब के आधे से कम है।
क्लियर है दोस्तों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुगल काल में सवार मनसब के आधार पर मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थीं? 3 श्रेणियां थीं। सबसे बड़ा मनसबदार वो जिसका सवार मनसब जात मनसब के बराबर हो, दूसरा जिसका सवार मनसब जात मनसब का आधा या आधे से अधिक हो, लेकिन जात मनसब के बराबर ना हो, क्योंकि यदि जात मनसब के बराबर सवार मनसब हो गया तब तो वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार बन जाएगा। और तृतीय श्रेणी के ऐसे मनसबदार होते थे जिनका सवार मनसब जात मनसब के आधे से कम होता था। क्लियर है दोस्तों। यहां आप देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में सवार मनसब जात मनसब से ज्यादा नहीं हो सकता था। तो मुगल काल में यह नियम था कि मनसबदारों को प्राप्त होने वाला सवार मनसब किसी भी परिस्थिति में जात मनसब से अधिक नहीं हो सकता था। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं कि सवार मनसब के आधार पर मनसबदारों की कुल 3 श्रेणियां थीं। सबसे प्रथम श्रेणी के ऐसे मनसबदार जिनका सवार मनसब जात मनसब के बराबर हो, दूसरे श्रेणी के ऐसे मनसबदार जिनका सवार मनसब जात मनसब के आधे के बराबर या आधे से अधिक हो किंतु जात मनसब से कम हो, और तीसरी श्रेणी के ऐसे मनसबदार जिनका सवार मनसब जात मनसब के आधे से कम हो। क्लियर है दोस्तों। मुगल काल में किसी भी परिस्थिति में सवार मनसब जात मनसब से अधिक नहीं हो सकता था। आगे हम देख रहे हैं कि मुगल काल में मनसबदारों की नियुक्ति कैसे होती थी, किसके द्वारा की जाती थी, उनको वेतन व भत्ते किस रूप में प्राप्त होते थे। दोस्तों, मुगल काल में मनसबदारों की नियुक्ति सीधे बादशाह के द्वारा की जाती थी, लेकिन मनसबदारों को बादशाह के सामने मीर बख्शी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। तो प्रत्याशियों को मनसबदार बनाने के लिए बादशाह के सामने मीर बख्शी प्रस्तुत करता था और बादशाह संबंधित व्यक्ति को मनसब देता था। तो मनसबदार हमेशा बादशाह के द्वारा ही बनाए जाते थे, लेकिन व्यक्तियों के नाम की लिस्ट मीर बख्शी के द्वारा तैयार की जाती थी और मीर बख्शी ही लोगों को बादशाह के सामने मनसब देने के लिए प्रस्तुत करता था। तो प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल काल में मनसबदारों की नियुक्ति केवल और केवल किसके द्वारा की जाती थी? बादशाह के द्वारा की जाती थी, लेकिन मनसबदारों को नियुक्ति हेतु बादशाह के सामने मीर बख्शी प्रस्तुत करता था। दोस्तों, मनसबदारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी, अर्थात जो व्यक्ति जितना योग्य होता था उसे उतना बड़ा मनसबदार बनाया जाता था। लेकिन योग्यता का कई जगह उल्लंघन भी किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति शाही परिवार से जुड़ा हुआ होता था तो योग्य ना होने के बावजूद भी उसे बड़ा मनसब दिया जाता था। हमने देखा कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 12,000 का जात मनसब दिया था और शाहजहां ने अपने पुत्र दारा सिकोए को 60,000 का जात मनसब दिया था, जबकि दारा सिकोए औरंगजेब से कम योग्य था सैनिक दृष्टिकोण से। क्लियर दोस्तों। तो यद्यपि नियम यह था कि योग्यता के आधार पर ही मनसबदारों को बड़ा या छोटा मनसब दिया जाएगा, लेकिन शाही परिवार से जुड़े हुए लोगों को जनरली बादशाह के द्वारा बड़े बड़े मनसब दिए जाते थे, या खानजादों को ज्यादा बड़ा मनसब दिया जाता था। खानजादे कौन? ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जिसके पूर्वज भी शाही सेवाओं में रहे हों, उस मुस्लिम व्यक्ति को खानजादा कहा जाता था। तो यदि मेरे पापा, मेरे दादा, दादा के भी पापा और उनके भी दादा मुगल सेवा में रहे हैं तो मुझे प्राथमिकता दी जाएगी और मुझे बड़ा मनसब दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों। मूलतः यह देखा जा सकता है कि सिद्धांत के तौर पर मनसबदारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी। मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं होता था। कोई जरूरी नहीं कि यदि मेरा मनसब 5,000/5,000 का है तो मेरे न रहने के बाद मेरे पुत्र को भी 5,000/5,000 का मनसबदार बनाया जाए। मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं होता था। साथ ही साथ मनसबदार का स्थानांतरण भी किया जा सकता था। जैसे मैं एक भू राजस्व अधिकारी हूँ, मेरी नियुक्ति देवास में की गई है, लेकिन यदि मैं देवास में बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा हूं तो देवास की जगह मेरा ट्रांसफर बंगाल भी किया जा सकता था। जैसे अकबर के शासनकाल में आपने देखा कि मान सिंह को शुरू में
काबुल का सूबेदार बनाया गया, बाद में उन्हें बंगाल का सूबेदार बना दिया गया, फिर मान सिंह को बंगाल के सूबेदार के पद से हटा करके कुतुबुद्दीन खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। तो मनसबदारों का स्थानांतरण भी हो सकता था और मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं होता था। यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो हमने देखा मनसबदारों की नियुक्ति सीधे बादशाह के द्वारा की जाती थी। मनसबदारों को नियुक्ति हेतु मीर बख्शी बादशाह के सामने प्रस्तुत करता था। मनसबदारों की नियुक्ति यद्यपि योग्यता के आधार पर की जाती थी, किंतु शाही परिवार से जुड़े लोगों एवं खानजादों को प्राथमिकता दी जाती थी। मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं था, परंतु स्थानांतरणीय अर्थात ट्रांसफरेबल होता था। मनसबदारों को वेतन नकद या जागीर के रूप में दिया जाता था। जागीर अर्थात भूमि के रूप में दिया जाता था। लेकिन मुगल काल में भूमि के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा आकर्षण था, इसलिए हर एक मनसबदार जनरली यह चाहता था कि मुझे वेतन नगद के रूप में न मिल करके जागीर के रूप में प्राप्त हो। क्लियर है दोस्तों? तो दो रूपों में मनसबदारों को वेतन दिया जा सकता था, या तो नगद के रूप में, जैसे मैं 5000/5000 का मनसबदार हूं और 5000 जात रैंक वाले मनसबदार को अकबर के शासनकाल में 30,000 वेतन मिलता है, तो या तो मुझे 30,000 वेतन नगद के रूप में दिया जा सकता था, या भूमि का एक ऐसा टुकड़ा दिया जा सकता था जहां कि किसानों से मैं 30,000 रुपया वसूल कर सकूं। क्लियर है दोस्तों? तो मुगल काल में मनसबदारों को वेतन या तो नगद के रूप में या जागीर के रूप में दिया जाता था, लेकिन मनसबदार ये चाहते थे कि उन्हें जागीर के रूप में वेतन दिया जाए। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मुझे बादशाह 30,000 नगद न दे, बल्कि एक ऐसी जमीन का मालिकाना हक दे दे जिस जमीन में खेती करने वाले किसानों से मैं 30,000 रुपए वसूल कर सकूं, ताकि मुझे यह भी माना जाए कि मैं भूमिपति हूं। समाज में मेरा इससे महत्व बढ़ेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा। तो हर एक मनसबदार यह चाहता था कि उसे भूमि के रूप में वेतन दिया जाए। ठीक है दोस्तों? प्रायः मुगल काल में मनसबदारों को प्रतिवर्ष वेतन मिलता था और साल भर में 12 महीनों का वेतन दिया जाता था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में महाना वेतन पद्धति लागू की गई। शाहजहां ने यह देखा कि मनसबदार अपने लिए निर्धारित संख्या में घुड़सवार सैनिक नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी मनसबदार का सवार मनसब है 5,000 और शाहजहां के शासनकाल में यह नियम है कि 5,000 सवार मनसब वाले मनसबदार को 10,000 घुड़सवार सेना अपने पास रखनी पड़ेगी। लेकिन शाहजहां ने यह देखा कि वह 10,000 घुड़सवार सेना न रख करके केवल 5,000 घुड़सवार सेना अपने पास रखता है, तो शाहजहां 12 महीनों का वेतन उसे न दे करके साल भर में केवल 5 महीनों का वेतन देता था। क्लियर है दोस्तों? तो शाहजहां ने यह देखा कि मनसबदार अपने सवार मनसब के अनुसार अपने लिए निर्धारित घुड़सवार सैनिक अपने पास नहीं रखते हैं, इसलिए शाहजहां ने मनसबदारों को साल भर में 12-12 महीनों का वेतन न दे करके उनका वेतन काटना शुरू किया। जो कम घुड़सवार सैनिक रखता है किसी को 10 महीने का वेतन केवल मिलता था, जो और ज्यादा कम रखता था उसे 8 महीनों का वेतन, जो और ज्यादा उसे 6 महीने का वेतन, जो और बहुत कम घुड़सवार सेना अपने पास रखता था उसे मात्र 4 महीनों का वेतन दिया जाता था। तो मुगल काल में किस मुगल बादशाह के द्वारा महाना वेतन पद्धति लागू की गई थी? शाहजहां के द्वारा। और जो मनसबदार अपने लिए निर्धारित घुड़सवार सेना से कम सेना रखता था, शाहजहां के शासनकाल में उसे साल भर में 12 महीनों का वेतन न दिया जा करके केवल 10 या 8 या 6 या 4 महीनों का वेतन ही दिया जाता था। ठीक है दोस्तों? तो हमने यह देखा कि मनसबदारों की नियुक्ति सीधे बादशाह के द्वारा की जाती थी। बादशाह के पास मनसबदारों की नियुक्ति करने के लिए लोगों को मीर बख्शी प्रस्तुत करता था। मनसबदारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी, किंतु खानजादों एवं शाही परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं होता था, साथ ही साथ मनसबदारों का स्थानांतरण भी किया जा सकता था। मनसबदारों को वेतन 2 रूप में प्राप्त हो सकता था, नगद एवं जागीर के रूप में, लेकिन हर एक मनसबदार का यह प्रयास होता था कि उसे वेतन जागीर के रूप में ही प्राप्त हो।
प्रायः मनसबदारों को वार्षिक रूप में 12 महीनों का वेतन दिया जाता था, लेकिन शाहजहां ने मनसबदारों का वेतन काटना शुरू किया। जो मनसबदार अपने लिए निर्धारित सेना से कम सेना अपने पास रखता था, उसे शाहजहां 12 महीने का वेतन न देकर के 10 महीने का, या केवल 8 महीनों का, या केवल 6 महीनों का, या केवल 4 महीनों का वेतन दिया करता था। इस तरह से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत महाना वेतन पद्धति लागू की थी? शाहजहां ने। दोस्तों, मुगल बादशाहों द्वारा समय समय पर मनसबदारी व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए। जैसे अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में दह बिस्ती का नियम लागू किया। इस नियम के अंतर्गत अकबर ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर एक मनसबदार को अपने सवार मनसब के अंतर्गत 2 गुनी संख्या में घोड़े रखने होंगे। मान लीजिए कि मेरा सवार मनसब है 5000। अकबर के शासनकाल में यह नियम है कि 5000 सवार मनसब वाले मनसबदार को 10,000 सैनिक रखने हैं, अर्थात घुड़सवार सैनिक रखने हैं। तो मेरे पास कितने घुड़सवार सैनिक होने चाहिए? 10,000। अब अकबर ने यह नियम बनाया कि यदि आपके पास 10,000 घुड़सवार हैं तो आपको कम से कम 20,000 घोड़े रखने होंगे, अर्थात एक घुड़सवार पर मुझे 2 घोड़े रखने होंगे। इसे कहा जाता था दह बिस्ती का नियम। यानी मेरे पास यदि 10 घुड़सवार हैं तो कितने घोड़े होने चाहिए? 20 घोड़े होने चाहिए। यह नियम अकबर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन मुगल काल में मनसबदार इस नियम का पालन नहीं करते थे। मुगल काल में तो मनसबदार ऐसे भी होते थे जो अपने 2 घुड़सवारों के लिए 1 घोड़ा रखते थे। समझ रहे हैं? मुगल काल में ऐसे घुड़सवार जिनमें से 2 घुड़सवारों के लिए केवल 1 घोड़ा होता था, उन घुड़सवारों को नीम सवार या आधा सवार कहा जाता था। मान लीजिए मैं और मेरे मित्र अश्विनी सर, हम दोनों मुगल काल में घुड़सवार हैं और हम दोनों के बीच में केवल 1 घोड़ा है, तो हम कैसे सवार कहलाएंगे? आधा सवार या नीम सवार। तो ऐसे घुड़सवार जिनमें 2 घुड़सवारों के पास केवल 1 घोड़ा होता था, ऐसे घुड़सवारों को आधा सवार अथवा नीम सवार कहा जाता था। जबकि यदि किसी एक घुड़सवार के पास 1 घोड़ा है तो उसे 1 सवार कहा जाता था। क्लियर है दोस्तों? यद्यपि अकबर ने यह नियम बनाया था कि एक घुड़सवार के बीच में कम से कम 2 घोड़े होने चाहिए। इस नियम को दह बिस्ती का नियम कहा जाता था। अकबर ने अपने शासनकाल में 1574 ईस्वी में दाग महाली नामक विभाग भी गठित किया था। क्यों? क्योंकि मनसबदार भ्रष्टाचार करते थे। मान लीजिए मुझे अपने पास 5000 घुड़सवार और 10,000 घोड़े रखने हैं, लेकिन मैं केवल अपने पास रखता हूं 3,000 घुड़सवार और घोड़े भी बहुत कम। और जब बादशाह के सामने मुझे अपने घुड़सवार और घोड़े निरीक्षण के लिए भेजने होते थे तो मैं किसी दूसरे मनसबदार से घुड़सवार और घोड़े लेकर के बादशाह के सामने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कर देता था। तो इस तरह से मैं भ्रष्टाचार करता था। लेकिन अकबर ने यह नियम बना दिया कि अब मनसबदारों के घोड़ों को एक लोहे के चिन्ह को आग में गर्म करके उनके घोड़ों के पुट्ठों पर दाग दिया जाएगा, ताकि मनसबदार अपने घोड़ों को बदल ना सकें। क्लियर है दोस्तों? तो हर एक मनसबदार के घोड़ों को अलग अलग चिन्ह से दाग दिया जाता था, ताकि मनसबदार अपने घोड़ों में परिवर्तन नहीं कर सकें। तो इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अकबर ने दाग महाली नामक विभाग गठित किया था, ताकि मनसबदार अपने लिए निर्धारित संख्या में घोड़े और घुड़सवार रखें और बादशाह की निरीक्षण के समय पर वो नए घोड़े मार्केट से खरीद करके या किसी अन्य मनसबदार से उसके घोड़े लेकर के बादशाह के सामने प्रस्तुत न कर सकें, क्योंकि वह विशेष राज्य का चिन्ह जो अलग अलग मनसबदारों के लिए अलग अलग होता था, वह केवल राज्य के पास ही होता था। ठीक है दोस्तों? तो अकबर ने 1574 ईस्वी में दाग महाली नामक विभाग गठित किया था। इस विभाग द्वारा मनसबदार के घोड़ों को एक विशेष चिन्ह द्वारा दाग दिया जाता था, ताकि मनसबदार अपने घोड़ों को आपस में बदल नहीं सकें और बराबर संख्या में अपने लिए निर्धारित घोड़े रखने के लिए वो बाध्य हों।
दोस्तों, जहांगीर ने अपने शासन के 10वें वर्ष 1615 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और जहांगीर ने 2 अस्पा सेह अस्पा व्यवस्था लागू की। तो यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने 2 अस्पा सेह अस्पा व्यवस्था लागू की थी? जहांगीर ने लागू की थी। यह व्यवस्था क्या होती थी, इसे भी आप समझने का प्रयास करें। 2 अस्पा सेह अस्पा मनसब के अंतर्गत बिना जात मनसब को बढ़ाए सवार मनसब को 2 गुना कर दिया जाता था। इसे आप एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए मैं जहांगीर के शासनकाल का मनसबदार हूं और मेरा जात मनसब है 5000 और सवार मनसब है 4000। तो ये जात मनसब है और ये सवार मनसब है। जहांगीर एक और प्रकार का मनसब देने लगा, 2 अस्पा सेह अस्पा मनसब। यदि किसी को 2 अस्पा सेह अस्पा मनसब मिला है तो उसका तात्पर्य यह होगा कि उसे अपने लिए निर्धारित सवार मनसब से दोगुनी संख्या में सेना रखनी होगी। समझ रहे हैं? जैसे जहांगीर ने मुझे दे दिया 4000 का 2 अस्पा सेह अस्पा मनसब, अर्थात मुझे इस 4000 सवार मनसब से दोगुनी संख्या में घुड़सवार सेना रखनी होगी। जैसे मान लीजिए जहांगीर के शासनकाल में ऐसा मनसबदार जिसका सवार मनसब 4000 है, उसे 80,000 सेना रखनी होती थी। अब यदि जहांगीर ने उस मनसबदार को 2 अस्पा सेह अस्पा भी मनसब दे दिया तो अब उसे 80,000 की जगह 1,60,000 घुड़सवार सेना रखनी होगी। क्लियर है दोस्तों? तो बिना जात मनसब में परिवर्तन किए सवार मनसब को 2 अस्पा सेह अस्पा मनसब के अंतर्गत 2 गुना कर दिया जाता था। चलिए एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि मुगल बादशाहों के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जैसे अकबर ने दह बिस्ती का नियम लागू किया। इस नियम के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रत्येक मनसबदार अपने लिए निर्धारित घुड़सवार सेना से दोगुनी संख्या में घोड़े रखेगा। जैसे यदि किसी मनसबदार को 5000 घुड़सवार रखने हैं तो उसे कम से कम 10,000 घोड़े रखने होंगे। इसे कहते थे दह बिस्ती का नियम। जिस मनसबदार की सेना में एक घुड़सवार के लिए एक घोड़ा होता था, उस घुड़सवार को एक सवार कहा जाता था। और यदि किसी घुड़सवार में 2 घुड़सवारों के बीच में एक घोड़ा होता था तो उसे नीम सवार अथवा आधा सवार कहते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में 1574 ईस्वी में दाग महाली नामक विभाग भी गठित किया और इस विभाग के माध्यम से मनसबदारों के घोड़ों को एक विशेष चिन्ह से दाग दिया जाता था ताकि मनसबदार अपने घोड़ों को आपस में बदल नहीं सकें और अपने लिए निर्धारित घुड़सवार और घोड़े वो निश्चित रूप से रखें। साथ ही साथ दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने 2 अस्पा सेह अस्पा व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत बिना जात मनसब को बढ़ाए सवार मनसब को 2 गुना कर दिया जाता था। जैसे यदि मुझे 5000 बटे 5000 का मनसब दिया गया है, साथ ही साथ मुझे 2 अस्पा सेह अस्पा भी मनसब दे दिया गया, तात्पर्य यह होगा कि मेरी जात रैंक तो अर्थात जात मनसब तो 5000 माना जाएगा, लेकिन मेरा सवार मनसब अब 10,000 माना जाएगा। मुझे 10,000 सवार मनसब के बराबर घुड़सवार सेना अपने पास रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, पहली बार मुगल काल में 2 अस्पा सेह अस्पा मनसब सर्वप्रथम महाबत खां को प्राप्त हुआ था। अब हम यह देखते हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कि मनसबदारी व्यवस्था से लाभ क्या था। दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था से प्रशासनिक एकीकरण स्थापित हुआ। आप समझें, पहले मुगल काल में अधिकारियों के मध्य हमेशा इस बात को लेकर के विवाद रहता था कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। जैसे न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, सैनिक क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, राजस्व क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन अकबर ने
इन समस्त विभेदीकरण को समाप्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे आप न्यायिक क्षेत्र से हों, सैनिक क्षेत्र से हों या राजस्व क्षेत्र से हों, आप बड़े या छोटे क्षेत्र के आधार पर नहीं माने जाएंगे, बल्कि मनसब के आधार पर माने जाएंगे। जिसे ज्यादा बड़ा मनसब प्राप्त होगा वह ज्यादा बड़ा मनसबदार अर्थात अधिकारी माना जाएगा, जिसे छोटा मनसब प्राप्त होगा वह छोटा अधिकारी माना जाएगा। फिर चाहे वह न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हो, सैनिक क्षेत्र से संबंधित हो या फिर प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित हो। तो इस व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह था कि अकबर ने प्रशासन, सेना और न्यायिक व्यवस्था के अधिकारियों के मध्य एक रूपता स्थापित की और विभिन्न अधिकारियों के मध्य अपने अपने क्षेत्र को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होता था उस विवाद को अकबर ने समाप्त कर दिया। अकबर ने यह स्पष्ट कर दिया कि मनसब के आधार पर कोई अधिकारी बड़ा या छोटा माना जाएगा, क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं। इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से अकबर ने संपूर्ण प्रशासन में एकीकरण स्थापित करने का प्रयास किया। न्यायिक, सैनिक, प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारियों में अपने अपने क्षेत्र को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होता था उस विवाद को अकबर ने समाप्त कर दिया। साथ ही साथ मनसबदारी व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि सैनिकों में जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव कम हुआ। पहले क्या होता था कि जनरली वंश के आधार पर, जाति या धर्म के आधार पर अधिकारियों या सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में यह स्पष्ट कर दिया गया कि योग्यता के आधार पर मनसबदारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें आप चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, मुसलमानों में चाहे आप ईरानी मुसलमान हों, तुरानी मुसलमान हों, भारतीय मुसलमान हों, आपको योग्यता के आधार पर बड़ा या छोटा मनसब दिया जाएगा। साथ ही साथ मनसबदार जो अपने सैनिक नियुक्त करते थे उन सैनिकों में वो हिंदू सैनिकों की भी नियुक्ति करते थे, मुस्लिम सैनिकों की भी नियुक्ति करते थे। हिंदू सैनिकों में भी क्षत्रियों की भी नियुक्ति, वैश्यों की भी नियुक्ति, शूद्रों की भी नियुक्ति। तो चूंकि सेना में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते थे, इसलिए उनके मध्य वैमनस्य कम हुआ। क्लियर है दोस्तों? और उनके मध्य एक रूपता स्थापित हुई। तो मनसबदारी व्यवस्था से सैनिकों के बीच जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव कम हुआ। इस व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह था कि मुगलों की सैन्य शक्ति मजबूत हुई, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों को भी अपने पास सेना रखनी होगी, भू राजस्व क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारियों को भी अपने पास सेना रखनी होगी, सैनिक क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारियों को तो रखनी ही रखनी होगी। तो अकबर ने यह नियम बना दिया कि सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए अधिकारी मनसबदार हैं और सभी क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारियों का जितना सवार मनसब है उस सवार मनसब के लिए निर्धारित संख्या के बराबर आपको घुड़सवार सेना रखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के सभी अधिकारी अपने पास सेना रखने लगे और जब भी कभी मुगल बादशाह को सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो सभी मनसबदार अपनी अपनी सेना बादशाह की सेवा में भेजते थे। इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से मुगलों की सैन्य शक्ति मजबूत हो गई। इसके अलावा चूंकि मनसबदारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी, इस तरह से प्रशासन और सेना में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाने लगी और प्रशासनिक एवं सैनिक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ अकबर के पहले जो सामंतवादी या इक्तादारी व्यवस्था में दोष थे उन दोषों को मनसबदारी व्यवस्था में दूर कर दिया गया। जैसे इक्तादारी व्यवस्था में इक्तादारों को उतना बड़ा भूभाग प्राप्त होता था जिस भूभाग के किसानों से प्राप्त कर में से वो अपना वेतन भी काट लेते थे, अपने सैनिकों का खर्चा भी काट लेते थे, तब भी रकम बच जाती थी और बची हुई रकम को वो सुल्तान के पास भेजते थे। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। मनसबदार को उतना ही बड़ा भूभाग दिया जाता था जितना कि उसका वेतन है, उससे बड़ा भूभाग उसे नहीं दिया जाता था ताकि वह भ्रष्टाचार न कर सके। जैसे यदि सल्तनत काल में मैं इक्तादार था और मुझे देवास की इक्ता दी गई तो देवास के इक्ता के किसानों से मैं कर वसूल करूंगा और वहां से इतनी कर की राशि मुझे प्राप्त हो जाएगी कि उस राशि में से मैं अपना वेतन, अपना खर्चा, अपने सैनिकों का खर्चा काट करके एक रकम
सुल्तान के पास भी वार्षिक रूप से भेज सकूंगा। लेकिन मुगल काल में ऐसा नहीं था। मैं यदि मनसबदार हूं तो मुझे उतनी ही बड़ी जागीर दी जाएगी जिस जागीर से मैं केवल अपने वेतन के बराबर पैसे की वसूली किसानों से कर सकूं। क्लियर है दोस्तों? तो इक्तादारी व्यवस्था में इक्तादार भ्रष्टाचार करते थे क्योंकि अधिशेष राशि भी बचती थी, जबकि मनसबदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि मनसबदारों को वेतन के रूप में उतनी ही बड़ी जागीर दी जाती थी जितना कि उनका वेतन होता था। तो हम यह देखते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था से प्रशासनिक एकीकरण स्थापित हुआ, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को मनसबदार बनाया गया, सैनिकों में जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव समाप्त हुआ क्योंकि मनसबदारों ने अपने सैनिकों की नियुक्ति में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को नियुक्त किया। मुगलों की सैन्य शक्ति बढ़ी क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सभी अधिकारियों को मनसबदार माना गया और सभी अधिकारियों को अपने पास एक निर्धारित संख्या में घुड़सवार सेना रखनी होती थी जिसका निर्धारण उसके सवार मनसब के आधार पर होता था। साथ ही साथ मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में चूंकि अधिकारियों की नियुक्ति अर्थात मनसबदारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी, इसीलिए प्रशासनिक एवं सैनिक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई और सामंतवादी या इक्तादारी व्यवस्था के जो दोष थे वे दोष मनसबदारी व्यवस्था में नहीं रह गए। क्लियर है दोस्तों? लेकिन मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था से कई हानियां भी हुई, इसके कई दोष भी थे, इसके कई नकारात्मक परिणाम भी उपस्थित हुए। वो क्या थे वो भी हम समझते हैं। बादशाह का योग्य होना बहुत आवश्यक था। हम यह देखते हैं कि यदि बादशाह योग्य होगा तभी वह अपने मनसबदारों का स्थानांतरण कर सकेगा या मनसबदारों के मनसब को कम या बढ़ा सकेगा। यदि बादशाह कमजोर होगा तो वह अपने शासनकाल में काम ना करने वाले मनसबदार का भी मनसब नहीं घटा सकेगा और ना ही वह किसी शक्तिशाली मनसबदार का स्थानांतरण कर सकेगा। तो मनसबदारी व्यवस्था बादशाह की योग्यता पर निर्भर करती थी। मुगल काल में योग्य बादशाह के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन जब मुगल बादशाह कमजोर हुए तब इसी मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगल बादशाह को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था का एक बड़ा दोष यह था कि यह बादशाह की योग्यता पर निर्भर करती थी। साथ ही साथ मनसबदार सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को सैनिकों के रूप में नियुक्त करते थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जब एक ही मनसबदार के अधीन सैनिक होते थे तो उनमें आपस में विवाद भी उत्पन्न होते थे। प्रारंभ में तो यह विवाद ज्यादा नहीं देखा गया, लेकिन आगे चल करके विवाद बढ़ने लगे और मनसबदारों की सेना में इसी के कारण विद्रोह भी होने लगे थे। तो यह मनसबदारी व्यवस्था का एक बड़ा दोष था कि चूंकि मनसबदारों की सेना में सभी धर्म संप्रदाय जाति के लोगों को सैनिकों के रूप में नियुक्त किया जाता था और आगे चल करके उनके बीच वैमनस्य बढ़ने लगे थे। मनसबदारी व्यवस्था का एक बड़ा दोष यह था कि केंद्रीय सैन्य संगठन कमजोर हुआ था। केंद्रीय सैन्य संगठन इसलिए कमजोर हुआ कि मान लीजिए मैं मुगल बादशाह हूं और मैंने अपने 10 मनसबदारों से सेना बुलवाई। अब समस्या यह थी कि वे सैनिक मेरे प्रति वफादार न होकर के मनसबदार के प्रति वफादार होंगे, मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार वो नहीं होंगे, बल्कि अपने मनसबदार के लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वेतन भत्ते उनकी नियुक्ति मेरे द्वारा नहीं बल्कि मनसबदारों के द्वारा की गई है। और जब अलग अलग मनसबदारों की सेना मेरे पास पहुंचेगी तो मेरी केंद्रीय सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सैनिकों में ट्रिपल सी का अभाव होगा। ट्रिपल सी अर्थात ना तो उनके बीच में उचित कोऑर्डिनेशन होगा, न कम्युनिकेशन संभव हो सकेगा और न कोऑपरेशन होगा। तो क्लियर है दोस्तों, चूंकि अलग अलग मनसबदारों से मुझे सैनिक प्राप्त हुए हैं तो जो मेरी केंद्रीय सेना होगी जिसका गठन मैंने मनसबदारों के सैनिकों से किया है उसमें कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन का अभाव होगा। तो इससे केंद्रीय सैन्य संगठन कमजोर हुआ। इसका एक और बड़ा नकारात्मक पक्ष यह था कि मुगल काल में मनसबदारों को केवल अश्वारोही सैनिक ही रखने होते थे। यही कारण है कि मुगल काल में घुड़सवार सेना तो मजबूत रही, लेकिन नौसेना एवं तोप खाना कमजोर हो गया, क्योंकि मनसबदारों को मुगल काल में नौसेना या तोप खाने को मजबूत बनाने के आदेश नहीं दिए गए। तो दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगल काल में घुड़सवार सेना तो मजबूत हुई, लेकिन घुड़सवार सेना के मुकाबले नौसेना और तोपखाना कमजोर रह गया।
इसके अलावा मनसबदारी व्यवस्था का एक सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। अब समस्या यह है कि जागीर भी अलग अलग प्रकार की होगी, आप इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं मनसबदार हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझे वेतन के रूप में मालवा की जागीर दी जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है और मालवा के किसान भी सीधे साधे होते हैं, यहाँ के किसानों से मैं आसानी से रकम वसूल कर लूंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे वेतन के रूप में जागीर कहाँ मिले, मालवा में मिले। अब सभी मनसबदारों को तो मालवा में जागीर नहीं दी जा सकती है, कुछ लोगों को भिंड और मुरैना की भी जागीर लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी भिंड और मुरैना की जागीर नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि भिंड व मुरैना की जागीर में खेती करने वाले किसानों से कर वसूल करना बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हैं आप? यही कारण है कि आगे चल करके धीरे धीरे मुगल दरबार में गुटबाजी होने लगी और मुगल दरबार में मुसलमानों के, हिंदुओं के अलग अलग गुट बन गए। जैसे ईरानी मुसलमानों का एक गुट बन गया, फिर तुरानी मुसलमानों का गुट बन गया, भारतीय मुसलमानों का गुट बन गया और अपने अपने गुट के माध्यम से ये बादशाह पर दबाव डालने लगे और अच्छी अच्छी जागीर वेतन के रूप में अपने गुटों से संबंधित लोगों को दिलाने का प्रयास करने लगे। दोस्तों, मुगल काल में जागीरें दो प्रकार की होती थी। ऐसी जागीर जहां के किसानों से आसानी से कर वसूल किया जा सके, उस जागीर को सैर ए हासिल जागीर कहते थे। और ऐसी जागीर जहां के किसानों से कर वसूल करना बहुत मुश्किल हो, ऐसी जागीर को जोर तलब जागीर कहते थे। तो मुगल काल में हर एक मनसबदार यह चाहता था कि मुझे सैर ए हासिल जागीर वेतन के रूप में मिले, और कोई भी यह नहीं चाहता था कि उसे जोर तलब जागीर वेतन के रूप में प्राप्त हो। लेकिन सैर हासिल जागीर तो सीमित मात्रा में है, सभी मनसबदारों को नहीं दी जा सकती है। इसलिए मुगल दरबार में गुटबाजी होने लगी और पूरा मुगल दरबार इसी गुटबाजी में विभाजित हो गया। और जब जिसका गुट प्रभावशाली होता, तब वह अपने गुट के लोगों को सैर हासिल जागीर दिलवाने में सफल होता। और धीरे 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 मुगल बादशाह की स्थिति कमजोर होती गई और दरबार के गुटों की स्थिति मजबूत होती गई। आगे आप यह देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मुगल दरबार में कई गुट बन जाते हैं, जैसे ईरानी मुसलमानों का गुट, तुरानी मुसलमानों का गुट, भारतीय मुसलमानों का गुट। आप यह देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत ईरानी मुसलमानों का गुट प्रभावशाली हो जाएगा और ईरानी मुसलमानों के गुट का प्रमुख होगा जुल्फिकार खां, जो औरंगजेब के पुत्रों में से बहादुर शाह प्रथम का साथ देगा और बहादुर शाह प्रथम को नया मुगल बादशाह बनाया जाएगा। फिर जुल्फिकार खां बहादुर शाह की जगह जहांदार शाह को नया मुगल बादशाह बनाएगा। लेकिन फिर ईरानी गुट का प्रभाव कमजोर हो जाएगा और भारतीय मुसलमानों का गुट प्रभावशाली हो जाएगा और भारतीय मुसलमानों के गुट में से दो व्यक्ति नेता के रूप में उभरेंगे जो नेतृत्व प्रदान करेंगे, जिन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान। और ये दोनों लोगों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जहांदार शाह की जगह फर्रुखसियर को नया मुगल बादशाह बनाया जाएगा। फिर भारतीय मुसलमानों का गुट प्रभावशाली होकर के फर्रुखसियर की जगह मोहम्मद शाह रंगीला को नया सुल्तान बनाएगा। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में तुरानी गुट प्रभावशाली हो जाएगा और तुरानी गुट का प्रमुख व्यक्ति होगा चिनकिलिच खां, और चिनकिलिच खां भारतीय मुसलमानों के गुट के नेता अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां की हत्या करवा देगा। तो कुल मिलाकर के हम यह देखते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल दरबार में गुटबाजी प्रारंभ हो गई, इससे षड्यंत्र होने लगे, मुगल बादशाहों को उनके पद से हटा करके नए मुगल बादशाहों की नियुक्ति की जाने लगी और मुगल बादशाहों की स्थिति कठपुतली के समान हो गई। क्लियर है दोस्तों? यही कारण था कि आगे चल करके मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों, इसी मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगलों की सैन्य शक्ति मजबूत हुई थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई थी और इसी मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की न केवल स्थापना की थी, बल्कि अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट भी रखा था, वहां शांति व्यवस्था भी स्थापित की थी। लेकिन आगे चल करके कमजोर बादशाहों के शासनकाल में इस मनसबदारी व्यवस्था के दोष उभरने लगेंगे और हम यह देखेंगे कि मुगल बादशाह कठपुतली शासक बन जाएंगे
और दरबारी गुटबाजी षड्यंत्र के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की स्थिति कमजोर होती जाएगी, सैन्य शक्ति कमजोर होती जाएगी। नादिर शाह भारत पर आक्रमण करेगा, मुगलों को पराजित करेगा और आगे चल करके मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक बार पुनः हम संक्षेप में रिवीजन करते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल कालीन प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था का आधार थी। मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी हमें अबुल फजल की रचना आईन अकबरी तथा मुतमिद खां की रचना इकबाल नामा ये जहांगीरी से प्राप्त होती है। मनसब मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद। मुगल काल में जिसे भी राज्य की ओर से मनसब अर्थात पद मिलता था उसे मनसबदार कहते थे। इस प्रकार मुगल काल में मनसबदार शब्द का प्रयोग प्रशासनिक, सैनिक, न्यायिक सभी पदाधिकारियों के लिए किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष 1567 ईस्वी में प्रारंभ की थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मंगोलों की दशमलव पद्धति क्या होती थी? तो मंगोल अपनी सैन्य टुकड़ी का निर्माण दशमलव पद्धति के आधार पर करते थे। जैसे एक सैन्य टुकड़ी वह होती थी जिसमें कम से कम 10 सैनिक हों, उसके ऊपर की सैन्य टुकड़ी ऐसी होती थी जिसमें कम से कम 100 सैनिक हों, उससे ऊपर की सैन्य टुकड़ी ऐसी होती थी जिसमें कम से कम 1000 सैनिक हों, और सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी वह होती थी जिसमें कम से कम 10,000 सैनिक हों। तो मल्टीप्लाई होता रहता था 10 से। मिनिमम सैन्य टुकड़ी ऐसी जिसमें 10 सैनिक हों, उसके ऊपर 100 सैनिकों वाली सैन्य टुकड़ी, उसके ऊपर 1000 वाली और उसके ऊपर 10,000 वाली। 10,000 सैनिकों की सैन्य टुकड़ी को तुमन या तुमान कहा जाता था, जो कि मंगोलों की भाषा में 10,000 होता है। क्लियर दोस्तों? तो मंगोलों के समय इसी सैन्य व्यवस्था को, जिसमें 10-10 का गुणा होता था, उसी को दशमलव पद्धति कहते थे। और अकबर ने भी जब मनसबदारी व्यवस्था भारत में प्रारंभ की तो इसी दशमलव पद्धति का उपयोग किया। हमने देखा कि मनसबदारों को जात मनसब इसी के आधार पर दिए गए। किसी को 10 जात मनसब, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यद्यपि यह मंगोलों की सैन्य व्यवस्था अर्थात दशमलव पद्धति पर आधारित थी, परंतु अकबर ने आवश्यकता अनुसार इसमें मौलिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। जात एवं सवार मनसब क्या होता था? अकबर ने मनसबदारों को 1575 में जात मनसब और 1595 में सवार मनसब देना प्रारंभ किया। जात मनसब से किसी भी मनसबदार का मनसबदारों के बीच उसका क्या स्थान होगा यह निर्धारित होता था, साथ ही साथ उसके वेतन का भी निर्धारण होता था। जबकि सवार मनसब से यह निर्धारित होता था कि संबंधित मनसबदार के द्वारा कितनी सेना रखी जानी है। जात एवं सवार मनसब प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल अमीर शाहरुख मिर्जा था, जिसको अकबर के शासनकाल में जात एवं सवार दोनों प्रकार के मनसब दिए गए थे। जात मनसब के आधार पर मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थी? तो अबुल फजल ने 66 प्रकार के मनसबदारों की बात कही है, किंतु उसने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में केवल 33 प्रकार के जात मनसब के आधार पर मनसबदारों का उल्लेख किया। हमने देखा कि ऐसे मनसबदार जिनका जात मनसब 10 हो या 20 हो या 30 या 40 या 50 या 60 या 80 या 100 या 120 और इस तरह से 10,000 तक जात मनसब का उल्लेख अबुल फजल ने किया है। दोस्तों, मोटे तौर पर जात मनसब के आधार पर हम मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे मनसबदार जिनका जात मनसब 10 से 500 हो, दूसरे ऐसे मनसबदार जिनका जात मनसब 500 से 2500 तक हो, और तीसरी श्रेणी के ऐसे मनसबदार जिनका जात मनसब 2500 से अधिक हो। पहली श्रेणी के मनसबदारों को मनसबदार ही कहते थे, दूसरी श्रेणी के मनसबदारों को अमीर और तीसरी श्रेणी के मनसबदारों को अमीर आजम या अमीर उल उम्दा कहा जाता था। हम यह देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में मिनिमम 10 का जात मनसब और मैक्सिमम 10,000 तक का जात मनसब दिया जाता था। 5,000 से अधिक का जात मनसब केवल शाही परिवार के लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन इसके अपवाद थे राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका। यद्यपि इनका संबंध शाही परिवार से नहीं था, तब भी अकबर के शासनकाल में इन्हें 7,000 का जात मनसब दिया गया था। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा सिकोहे को मुगल काल का सबसे बड़ा 60,000 का जात मनसब प्रदान किया था। सवार मनसब के आधार पर भी मनसबदारों की 3 श्रेणियां थीं। प्रथम श्रेणी के वो मनसबदार जिनका सवार मनसब जात मनसब के बराबर हो, द्वितीय श्रेणी के वे मनसबदार जिनका सवार मनसब जात मनसब का आधे के बराबर या आधे से अधिक हो लेकिन जात मनसब से कम हो, और तृतीय श्रेणी के वे मनसबदार जिनका सवार मनसब जात मनसब के आधे से कम हो। क्लियर है दोस्तों? किसी भी कंडीशन में सवार मनसब जात मनसब से अधिक
नहीं हो सकता था। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी। प्रत्याशियों को बादशाह के सामने मीर बख्शी प्रस्तुत करता था। बादशाह योग्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बड़ा या छोटा मनसब प्रदान करता था, लेकिन शाही परिवार एवं खानजादा से संबंधित लोगों को बड़े मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं होता था और समय समय पर उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता था। मनसबदारों को वेतन नगद या भूमि के टुकड़े अर्थात जागीर के रूप में दिया जा सकता था। हालांकि हर एक मनसबदार यह चाहता था कि मुझे जागीर के रूप में ही वेतन प्राप्त हो। दोस्तों, मनसबदारों को प्रायः साल साल भर में 12-12 महीनों का वेतन दिया जाता था, लेकिन शाहजहां ने मनसबदारों को 12 महीनों की जगह 10, 8, 6 या 4 महीनों का वेतन देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मनसबदार अपने लिए निर्धारित संख्या के बराबर घुड़सवार सेना नहीं रखते थे। इसी भ्रष्टाचार के कारण शाहजहां उनको वेतन कम महीनों का देना शुरू कर देता है। दोस्तों, मुगल बादशाहों के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए। जैसे अकबर ने दहबिस्ती का नियम लागू किया। इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक मनसबदार को अपने घुड़सवार सैनिकों से दुगनी संख्या में घोड़े रखने होते थे। यदि किसी एक घुड़सवार के पास एक घोड़ा होता था तो उस घुड़सवार को एक सवार कहा जाता था। यदि दो घुड़सवारों के बीच में एक घोड़ा होता था तो उस घुड़सवार को आधा सवार या नीम सवार कहा जाता था। अकबर ने 1574 ईस्वी में दाग महाली नामक विभाग गठित किया, जिसके अंतर्गत मनसबदारों के घोड़ों को अलग अलग प्रकार के चिन्ह से दागा जाने लगा, ताकि मनसबदार अपने घोड़ों को आपस में बदल नहीं सकें और बादशाह जब निरीक्षण के लिए बुलाए तब वो अपने पड़ोसी मनसबदार से घोड़े लेकर के बादशाह के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकें, क्योंकि मनसबदार अपने लिए निर्धारित कम संख्या में घोड़े रखते थे और जब बादशाह निरीक्षण के लिए बुलाता था तो दूसरे मनसबदार से घोड़े लेकर के वो बादशाह के पास पहुंच जाते थे। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अकबर ने दाग महाली नामक विभाग गठित किया था। दोस्तों, जहांगीर ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष 1615 में 2 अस्पा से अस्पा प्रणाली लागू की, जिसमें बिना जात मनसब को बढ़ाए सवार मनसब को दोगुना कर दिया जाता था। यदि जहांगीर के शासनकाल में किसी को 2 अस्पा से अस्पा मनसब मिल गया है, तात्पर्य यह है कि वो अपने सवार मनसब से दोगुनी संख्या में घुड़सवार सेना रखेगा। क्लियर है दोस्तों? पहली बार जहांगीर के शासनकाल में महाबत खां को 2 अस्पा से अस्पा मनसब दिया गया था। मनसबदारी व्यवस्था से प्रशासन में एकीकरण स्थापित हुआ, क्योंकि अब मनसबदारी में योग्यता के आधार पर मनसबदारों का नियुक्त किया जाने लगा। सैनिकों में जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव कम हुआ, क्योंकि मनसबदार सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को सैनिकों के रूप में नियुक्त करते थे। मुगलों की सैन्य शक्ति मजबूत हो गई, क्योंकि सभी अधिकारी मनसबदार कहलाते थे और सभी मनसबदारों को सेना रखनी होती थी और आवश्यकता पड़ने पर बादशाह के सामने प्रस्तुत करनी होती थी। प्रशासनिक एवं सैनिक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मनसबदार जो कि प्रशासनिक एवं सैनिक एवं न्यायिक अधिकारी भी होते थे, उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही की जाती थी। सामंतवादी या इक्तादारी व्यवस्था के दोष समाप्त हुए, क्योंकि इक्तादारों के पास फवाजिल की गुंजाइश होती थी और उसी को खाने के लिए वो भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन मनसबदारों को केवल उतनी ही बड़ी जागीर दी जाती थी जितना कि उनका वेतन होता था। मनसबदारी व्यवस्था के कुछ दोष भी थे, जैसे इस व्यवस्था के सफल संचालन के लिए बादशाह का योग्य होना आवश्यक था। जब तक बादशाह योग्य रहे तब तक यह व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित होती रही, लेकिन परिवर्ती मुगल काल में जब बादशाह अयोग्य रहे तब इसी व्यवस्था के कारण धीरे धीरे कई प्रकार की समस्याएं उभर करके सामने आ गईं। इस व्यवस्था का एक बड़ा दोष यह था कि मनसबदारों की सेना में सभी जाति संप्रदाय के सैनिक होते थे। शुरू में तो उनके बीच एकीकरण स्थापित हुआ, लेकिन आगे चल करके विभिन्न जाति धर्म के सैनिकों में आपस में वैमनस्य बढ़ने लगा। दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था का एक बड़ा नुकसान यह हुआ कि केंद्रीय सैन्य संगठन कमजोर हुआ, क्योंकि बादशाह के पास एक बड़ी सेना केंद्र में होती नहीं थी, बल्कि वह अपने मनसबदारों से सैनिक बुलाता था और अलग अलग मनसबदारों से बुलाए गए सैनिकों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एवं कोऑपरेशन नहीं होता था। जागीरदारी संकट भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि हर एक मनसबदार ऐसी जागीर चाहता था जहां के किसानों से वह आसानी से कर वसूल कर सके, और ऐसी जागीर सीमित संख्या में थी। इसे ही जागीरदारी संकट कहा गया और इसी के कारण दरबार में गुटबाजी प्रारंभ हुई। गुटबाजी के कारण मुगल बादशाह की स्थिति कठपुतली शासक के समान हो गई। मुगल शासन सत्ता कमजोर हो गई और फिर जब नादिर शाह ने या अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया
तो मुगल शासक उसके आक्रमण का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर सके। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था यद्यपि मुगलकालीन प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था का प्राण मानी जाती है, लेकिन इस व्यवस्था के सफलतापूर्वक संचालन हेतु बादशाह का योग्य होना आवश्यक था। प्रारंभिक समय में योग्य बादशाहों के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही मुगलों ने न केवल एक बृहद साम्राज्य का निर्माण किया था, बल्कि अपने साम्राज्य में एकता भी स्थापित की थी। लेकिन परवर्ती मुगल काल में अयोग्य बादशाहों के शासनकाल में इसी मनसबदारी व्यवस्था में निहित दोषों के कारण शीघ्र ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आज हमने मनसबदारी व्यवस्था को संक्षेप में और बहुत बेहतर तरह से समझने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और बार बार देख करके मनसबदारी व्यवस्था को बेहतर तरह से समझने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।